स्टूडेंट्स, मैं विवेक सक्सेना कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आज आपको शेयर करूंगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 सितंबर 2020 को जारी कारोबारी सुगमता रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो यहां जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है आंध्र प्रदेश। कारोबार सुगमता रैंकिंग, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कहा जाता है, में जो है आंध्र प्रदेश जो है वो लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा है। अब पहला स्थान तो आंध्र प्रदेश का हो गया, अब दूसरा स्थान किसका रहा है इस रैंकिंग में? तो दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का रहा है। उत्तर प्रदेश जो है वो गत रैंकिंग में जो था वो 12वें स्थान पर था, इस बार उसने 10 अंकों की ऊंची छलांग लगाई है और वह दूसरे स्थान पर आ गया है। अब आते हैं कारोबार सुगमता रैंकिंग में तीसरा स्थान किसका रहा? तो तीसरा स्थान तेलंगाना का रहा। इससे पहले की रैंकिंग में तेलंगाना का जो था वो दूसरा स्थान था, अर्थात तेलंगाना की रैंकिंग जो है वो एक गिरी है। उत्तर प्रदेश ने तो 10 रैंकिंग की उछाल के साथ, पहले 12 थी अब 10 रैंकिंग की उछाल के साथ दूसरे स्थान पर आ गया, और तेलंगाना जो है वो 1 अंक नीचे गिरकर तीसरे स्थान पर आ गया। कारोबार सुगमता रैंकिंग में चौथा स्थान मध्य प्रदेश का रहा और कारोबार सुगमता रैंकिंग में 5वां स्थान झारखंड का रहा। अब एक बात ये आती है कि ये कारोबार सुगमता रैंकिंग जो है वो कौन तैयार करता है? तो कारोबार सुगमता रैंकिंग जो है वो DPIIT, केंद्र सरकार का विभाग है DPIIT। इसका मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा ये कारोबार सुगमता रैंकिंग तैयार की जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक अर्थात ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? A 60, B 57, C 52 और D 48। तो आपको बता दें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का 48वां स्थान रहा है। उसने 4 अंकों का सुधार किया है। 2019 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 52 था। ये रैंक आ गई 2020 की। 2019 में भारत का स्थान था 52, 2018 में भारत का स्थान था 57 और 2017 में भारत का स्थान जो था वो 60वां था। अब एक बात ये आती है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है वो कौन तैयार करता है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है वो बीपो तैयार करता है। बीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहेंगे विश्व संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, अर्थात ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन या बीपो द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें रैंक क्या रही 2020। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान किस देश का रहा? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान जो है वो स्विट्जरलैंड का रहा है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है, दूसरे स्थान पर स्वीडन रहा है, तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा है, चौथे स्थान पर ब्रिटेन रहा है और 5वें स्थान पर नीदरलैंड रहा है। और ये कितने देशों के लिए अर्थव्यवस्था का इसमें नवाचार का अध्ययन किया गया? 131 देशों का की अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार का इसमें अध्ययन किया गया था और उसके आधार पर ये जो है सूचकांक वो जारी किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारतीय रेलवे बोर्ड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अश्विनी लोहानी, ऑप्शन बी BK यादव, ऑप्शन सी राकेश कुमार और ऑप्शन डी AK मित्तल। तो सही उत्तर जो है वो है VK यादव।
भारतीय रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद की नियुक्ति हुई है, अर्थात सीईओ पद की नियुक्ति इतिहास में पहली बार हुई है। और जो वीके यादव हैं वो सीईओ बनने वाले, दूसरे तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है क्या, रेलवे बोर्ड के सीईओ बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो हम क्या कहेंगे, वीके यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में रेलवे बोर्ड के सीईओ के नाम के लिए वीके यादव के नाम को स्वीकृति प्रदान की थी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और क्या हो सकता है कि वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, तो वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री जो हैं वो पीयूष गोयल हैं। अब एक बात क्या आती है कि पीयूष गोयल जो है अगर केंद्र में मंत्री हैं तो वो किसी न किसी सदन के सदस्य जरूर होंगे, तो वो लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं, तो आपको बता दें कि वो राज्यसभा के सदस्य हैं और वो महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। रेल राज्य मंत्री जो हैं वो सुरेश अंगड़ी जी हैं जो कि बेलगावी लोकसभा क्षेत्र से कर्नाटक से चुने गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सहित कितने व्यक्तियों को वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, प्रणब मुखर्जी सहित 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार जो है वो वर्ष 2019 में दिया गया था। अब एक तो हो गया प्रणब मुखर्जी भारत रत्न पाने वाले, और दूसरा कौन हुआ, दूसरा हुए नानाजी देशमुख जो कि समाजसेवी थे और उनका जन्म महाराष्ट्र के परभणी जिले में हुआ था। तीसरा नाम क्या हो गया, तीसरा नाम हो गया भूपेन हजारिका जो कि एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और वो क्या थे, उनका जन्म जो था वो असम के तिनसुकिया जिले में हुआ था। एक बात आपको और यहाँ पे बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया, नई दिल्ली में निधन हो गया और वह 84 वर्ष के, वह 84 ईयर्स के थे। एक बात और बता दें कि उन्हें जो है 8 अगस्त 2020 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह जो है वर्ष 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। 25 जुलाई 2012 को उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। और यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो प्रणब मुखर्जी जी का जन्म जो है वो 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिराती गांव में हुआ था। सबसे पहले वर्ष 1969 में वह राज्यसभा के लिए चुने गए थे और वर्ष 2004 में उन्होंने जंगीपुर लोकसभा क्षेत्र से पहली बार चुनाव लोकसभा का जीता था, या लोकसभा का चुनाव वो लड़े थे और उसमें उन्होंने जीत प्राप्त की थी। 2004 से 2012 तक प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय जैसे विदेश मंत्री भी वो रहे, या विदेश मंत्रालय का कार्यभार उन्होंने संभाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अमर सिंह के निधन से रिक्त हुई राज्यसभा की सीट पर कौन निर्वाचित हुआ? ऑप्शन ए सैयद जफर इस्लाम, ऑप्शन बी मुश्ताक अहमद, ऑप्शन सी जफर अली और ऑप्शन डी मोहन वर्मा। यहां पर जो सही उत्तर है वो है सैयद जफर इस्लाम। राज्यसभा सदस्य और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया था, तो उनके निधन से एक राज्यसभा की सीट रिक्त हो गई थी। वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए थे, तो उस सीट पर अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो उस सीट पर सैयद जफर इस्लाम जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और सैयद जफर इस्लाम जो है वो एक बैंकर रहे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इटली में भारत की नई राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नीना मल्होत्रा, ऑप्शन बी रीता भाटिया, ऑप्शन सी ममता सिन्हा और ऑप्शन डी अर्चना मिश्रा। तो यहाँ पर जो उत्तर सही है, सही विकल्प है वो है ए नीना मल्होत्रा। इटली में भारत की नई राजदूत जो है वो नीना मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। नीना मल्होत्रा जो हैं वो 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। और इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं कि इटली की करेंसी क्या है? तो इटली की करेंसी क्या है? इटली की करेंसी यूरो है। इटली की कैपिटल क्या है? तो इटली की कैपिटल रोम है। और इटली की लैंग्वेज क्या है? तो इटालियन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए गुजरात,
ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश राज्य ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ये है कि कारोबार सुगमता सूची में आंध्र प्रदेश का शीर्ष स्थान रहा है। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों का प्रस्ताव जो है वो विधानसभा में हाल ही में पारित हुआ है। और क्या हो सकता है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 8th पर। किस देश के न्यायालय ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि भूमि दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी कुवैत। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के एक न्यायालय ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि भूमि दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है। यहाँ पर रिलेटेड फैक्ट और क्या क्या हो सकते हैं कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो सकता है कि बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो बांग्लादेश की करेंसी जो है वो टका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी व सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मुरली रामकृष्णन, ऑप्शन बी आर पलानीसामी, ऑप्शन सी सीके नैयर, ऑप्शन डी श्रीपद कृष्णन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर या सही विकल्प है वो है मुरली रामकृष्ण। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ जो है मुरली रामकृष्णन को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आता है कि साउथ इंडियन बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है? तो साउथ इंडियन बैंक का हेड ऑफिस जो है वो त्रिशूर में है, केरला। साउथ इंडियन बैंक का हेड ऑफिस जो है वो त्रिशूर केरला में है। अब आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन 10th पर। भारत और किस देश के मध्य इंदिरा उद्यावास का आयोजन हो रहा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है बी। भारत और रूस के मध्य इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन इस समय हो रहा है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को क्लिक करें। धन्यवाद।